के शहर में एक के बाद एक यंग लड़कियां बिना आवाज, बिना निशान और बिना किसी सबूत के गायब होने लगे, जैसे उनका कभी कोई वजूद था ही नहीं। ऐसा ही कुछ हो रहा था 2016 में यूएसए के शहर न्यू जर्सी में। वही शहर जहां सब कुछ नॉर्मल सा ही दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर एक अनजान खतरा आम लोगों के बीच छुपा था। पुलिस हैरान थी, लोग डरे हुए थे और हर कोने में एक ही सवाल था, ये कौन कर रहा है। और फिर एक दिन एक लड़की वापस आ जाती है। क्या यही वो मोड़ है जो सारे राज खोल देगा? क्या ये उस डर के सिलसिले का अंत था? नहीं, अभी भी वो शिकारी आजाद था और उसने अपना अगला शिकार चुन लिया था। लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे परिवार से होने वाला था जो चुप रहने के लिए तैयार नहीं था। ये कहानी एक ऐसे चेहरे की है जो दिखने में बिल्कुल साधारण सा लगता था, लेकिन असल में वो अपने अंदर अंधेरा और खतरनाक राज छुपाए बैठा था। ये कहानी है व्हीलर वीवर की। इकतीस अगस्त 2016, 19 साल की रॉबिन वेस्ट नाम की एक साधारण सी लड़की जो अपनी जिंदगी के उस खास दिन के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। जी हाँ, उसका आज जन्मदिन था। रॉबिन एक खुश मिजाज लड़की थी। दोस्तों के साथ मजे, नए लोगों से मिलना, सब कुछ उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। रॉबिन अपने बर्थडे के दिन किसी से मिलने जाने वाली थी। ये मुलाकात किसी ऐसे शख्स से थी जिससे उसने ऑनलाइन बात की थी। एक नई दोस्ती जो एक ऐप के जरिए शुरू हुई थी। कौन था ये दोस्त? उसने अपने पेरेंट्स को इतना ही बताया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही है, पर उस रात उसके फोन पर लिखी वो छोटी सी बातचीत उसका आखिरी कनेक्शन बन गई। अगले दिन से रॉबिन का कोई भी पता नहीं था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था और वो मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। परिवार ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ खास सुराग या कुछ खास पता नहीं चला। ऑरेंज का इलाका धीरे धीरे बेचैनी से भरने लगा। अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये तो बस शुरुआत थी। 1 सितंबर को ऑरेंज के एक सुनसान इलाके में धुआं देखा जाता है। एक पुरानी वीरान इमारत में आग लग चुकी थी। दमकल कर्मी तुरंत ही उस जगह पहुंचते हैं और आग को बुझाते हैं, लेकिन अंदर जो उन्हें दिखता है और जो उन्हें मिलता है वो उनके रोंगटे खड़े कर देता है। इमारत के मलबे में एक इंसानी अवशेष उन्हें मिलता है। जली हुई हालत और पहचानना एकदम नामुमकिन। तुरंत ही उन अवशेषों की डीएनए जांच करी जाती है और उनके दांतों का भी एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि रॉबिन वेस्ट ही थी। रॉबिन के परिवार को ये दुखद खबर दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि रॉबिन अब इस दुनिया में नहीं थी। इस घटना ने पूरे शहर को दहला के रख दिया। लोगों ने घर से बाहर निकलना तक कम कर दिया था। यहाँ तक कि वो गलियां जहां रौनक रहा करती थी, अब वहां सन्नाटा पसर गया था। लोगों को ये जानने में आया कि पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है। ना तो पुलिस के पास कोई संदिग्ध है, ना ही किसी सीसीटीवी से कोई लीड है और ना ही कोई गवाह है। ऐसा लग रहा था मानो रॉबिन धुएं में कहीं गायब हो गई। कुछ लोग इसको दुखद हादसा मानकर भुला देना चाहते थे, वहीं कुछ लोगों के मन में सवाल उठने लगे थे।
ऑरेंज के इस शांत माहौल में एक अदृश्य खतरा पनप रहा था और रॉबिन वेस्ट उसकी पहली अनसुनी चीख थी। लोग अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने लगे थे, मगर खतरा जो है वो अक्सर अंधेरे में वार किया करता है। 22 अक्टूबर 2016, करीब 2 महीने बाद की बात है, ऑरेंज से कुछ ही दूरी पर एक और महिला गायब हो जाती है। 33 साल की जोएन ब्राउन। जोएन ब्राउन एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जहां हर दिन एक नई लड़ाई थी। वो एक शेल्टर होम में रह रही थी। अपना गुजारा करने के लिए कभी कभी पार्ट टाइम जॉब कर लेती थी, तो कभी बस 2 वक्त की रोटी ही कमा पाती थी। उनकी दुनिया छोटी सी थी, पर उसमें उम्मीदें थी। जोएन के अपने बहुत सारे सपने थे और एक नई शुरुआत और एक बेहतर जीवन की तलाश में वो लगातार रहती थी। शायद इसी उम्मीद में उसने ऑनलाइन एक आदमी से बात करना स्टार्ट करा। वो अजनबी था, लेकिन उस वक्त शायद उस कनेक्शन की जरूरत रही होगी। थोड़ी बातें और कुछ टेक्स्ट मैसेज होने के बाद एक मुलाकात की बात हुई और फिर सब कुछ खामोश हो गया। ना कोई मैसेज, ना कोई वापस आने की तसल्ली। उस शेल्टर होम में भी उसके वापस आने की उम्मीद कई दिन तक जिंदा रही, पर सच्चाई तो ये है कि जोएन कभी लौटी ही नहीं। एक बार फिर से ऑरेंज में एक चुप्पी सी छा गई थी, एक अधूरी कहानी और हवा में बिखरा हुआ सन्नाटा। लगभग 1.5 महीने बाद 5 दिसंबर 2016 को एक सुनसान वीरान इमारत की जांच के दौरान पुलिस को उसमें कुछ ऐसा मिलता है जो उनके घाव फिर से हरे कर देता है। इमारत के अंदर पुलिस को मानव अवशेष मिलते हैं। स्थिति दर्दनाक थी। पहचान करना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन कुछ सुरागों और मेडिकल जांच के बाद पुलिस ये पुष्टि करती है कि वो जोएन ब्राउन ही थी। जोएन का अंत भी रहस्यमयी और दर्दनाक था। उनका अचानक गायब हो जाना और ऐसे मृत मिलना एक डरावनी कहानी की तरह था। ऑरेंज और आसपास के शहर में डर गहरा हो चुका था। पहले रॉबिन, अब जोएन। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या कोई ऐसा था जो अपने शिकार एक एक करके चुन रहा था? 2 केस हो जाने के बाद भी पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, ना ही पुलिस के पास कोई भी सवालों के जवाब थे। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस शिकारी का अगला निशाना एक ऐसी महिला बनी जो कि उसके जाल से किसी तरह बच के भाग निकली। पंद्रह नवंबर 2016, टिफनी टेलर, एक बहादुर महिला, एक माँ जो आने वाले समय के लिए सपने बुन रही थी, लेकिन इस कठिन दौर में उसे एक ऐसा इंसान मिलता है जिसका इरादा कुछ और ही था। टिफनी की बात करी जाए तो वो भी पिछली 2 महिलाओं की तरह थोड़े कठिन दौर से गुजर रही थी। टिफनी से एक अजनबी ने संपर्क किया जो कि उसकी छोटी मोटी मदद करना चाहता था और उसे कुछ पैसे भी देना चाहता था। टिफनी ने अपने हालात देखते हुए उससे मदद स्वीकार करने का डिसीजन लिया। उसे लगता था कि ये मदद लेके उसकी कुछ परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी बीच वो अजनबी ने उसे बार बार मैसेज भेजना शुरू किया, अलग अलग नंबर से और अलग अलग ऐप्स पर। पहले तो टिफनी ने उसे इग्नोर किया, लेकिन एक दिन उसने उसे मिलने के लिए हाँ कह दिया। जगह थी एक पास का ही मोटेल, लेकिन मिलने आया इंसान एकदम अलग ही था।
उसने मास्क, ग्लव्स और हुडी पहना हुआ था। कार में बैठते ही वो टिफ़नी को एक अनजान सी जगह ले गया और फिर अचानक उसने टिफ़नी पर वार किया। टिफ़नी बेहोश हो गई। जब होश आया तो हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी, मुंह पर टेप लगा हुआ था और डर का वो चेहरा सामने था। न्यू जर्सी की उन लापता लड़कियों का हत्यारा टिफ़नी के सामने खड़ा था। लेकिन टिफ़नी ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत दिखाई और दिमाग से काम लिया। टिफ़नी ने उस आदमी को यकीन दिलाया कि उसके फ़ोन में सभी चैट्स और सभी बातें सेव हैं। इसलिए अगर वो छुपना चाहता है और बचना चाहता है तो उसे उसका फ़ोन चाहिए ही होगा, जो कि उसके कमरे में रखा है। ये सुनकर उस आदमी ने वापस मोटेल जाने का फैसला किया। रास्ते भर टिफ़नी चुप रही। एक हाथ धीरे धीरे हथकड़ी से निकाल लिया और जैसे ही मोटेल आया वो भागकर अपने दोस्त के कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही टिफ़नी को चैन की सांस आई। उसने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। टिफ़नी ने पुलिस को उसका पूरे चेहरे की जानकारी दी, उसके गाड़ी के बारे में बताया और हथकड़ी तक दिखाई। लेकिन यहाँ भी सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। पुलिस ने उसकी बात सुनी लेकिन यकीन बिल्कुल भी नहीं किया। पुलिस उल्टा उस पर ही शक करने लगी और कहने लगी कि कहीं तुमने ही कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। टिफ़नी ने पुलिस को सारी डिटेल्स बता दी, पर उस वक्त उसकी आवाज़ दबा दी गई। अगर उस वक्त टिफ़नी की बात सुन ली जाती और उसकी आवाज़ पर विश्वास किया जाता तो शायद ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती। लेकिन ये कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि उस आदमी ने फिर से वार किया। इस बार उसने शिकार चुना एक ऐसी लड़की का जिसका परिवार चुप रहने के लिए तैयार नहीं था। टिफ़नी के साहस ने एक उम्मीद जरूर जगाई थी, लेकिन अभी भी पुलिस सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही थी। ऑरेंज और वेस्ट ऑरेंज के इस इलाके में अब डर एक आदत सा बन चुका था और अचानक ही एक और गुमशुदगी ने इस पूरे शहर को फिर से दहला दिया। सारा बटलर, वो महज 20 साल की थी। कहा जाता है कि वो बहुत ही होशियार और खुश मिजाज तरह की थी। वो थिएटर और डांस में बहुत रुचि रखा करती थी। यही नहीं, सारा न्यू जर्सी सिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर रही थी। वो थैंक्सगिविंग की छुट्टियां मनाने के लिए अपने परिवार के पास आई। उसने अपनी बहन को बताया कि वो ऑनलाइन एक बेहद ही दिलचस्प आदमी से मिली है। उसने बताया कि वो उस आदमी को, जिसको वो ऑनलाइन ऐप पर मिली थी, मिलने जाने वाली है। ये उसे नहीं पता था कि शायद ये उसकी पहली और आखिरी मीटिंग होने वाली है। सारा के परिवार को जैसे ही कुछ अनहोनी का अंदेशा हुआ, उन्होंने तुरंत ही ऑनलाइन रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करा। उन्होंने सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल और चैटिंग वेबसाइट्स में जांच करना शुरू करी और तब एक नाम उभर के आया, जो था लिल यॉट रॉक। ये एक ऑनलाइन यूजर नेम था जिससे सारा ने आखिरी टाइम ऑनलाइन चैटिंग करी थी। सारा की बहन और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया कि अब इंतजार करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। उन्होंने उस ऑनलाइन यूजर नेम के पीछे छुपे शख्स तक पहुंचने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक फेक प्रोफाइल बनाई जो कि एक लड़की की ही थी। उन्होंने उसी अंदाज में उस यूजर नेम से बातचीत करना स्टार्ट करा और उसको लालच दिया मिलने का। इस बार बस एक फर्क और था कि उसका इंतजार पुलिस भी कर रही थी।
कहा यह जाता है कि जब उस शख्स को मिलने को बुलाया गया और दरवाज़ा खोला गया तो एक शांत सा चेहरा सामने खड़ा था, साफ कपड़े और कोई भी घबराहट नहीं। उसका चेहरा वैसा नहीं था जो किसी सीरियल किलर या किसी अपराधी के चेहरे से मेल खाता हो। क्या वाकई में ये वो इंसान था जो महीने दर महीने इस एक शांत से शहर में शिकार कर रहा था? क्या पुलिस ने जल्दबाजी में किसी गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया था? आखिर एक साधारण सा दिखने वाला ये आदमी क्या इतने काले कारनामों को अंजाम दे सकता था? पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, लेकिन सबूतों की तलाश करना और दोषी को उन सबूतों से जोड़ना अभी भी बाकी था। किसी को भी शक की बिना पर दोषी करार नहीं किया जा सकता, इसीलिए असली लड़ाई अभी बाकी थी। हर कहानी के पीछे एक सच जरूर छुपा होता है और अभी भी कई सवाल हवा में लहरा रहे थे। सच अभी भी थोड़ा दूर था। कौन था ये व्यक्ति जिसको पुलिस और सारा की बहन और दोस्तों ने मिलकर पकड़ा था? क्या यही वो अपराधी था जिसको पुलिस इतने टाइम से खोज रही थी? 20 साल का ये सीधा सा दिखने वाला युवक, इसका नाम था खलील व्हीलर वीवर। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर था और ना ही कोई अफसोस की लकीरें नजर आ रही थी। खलील का पारिवारिक माहौल अच्छा था। उसका परिवार कानून व्यवस्था से ही जुड़ा हुआ था और खुद खलील एक निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में काम भी करता था। किसी ने भी उसकी तरफ एक उंगली भी नहीं उठाई थी और ना ही किसी ने उस पर कभी शक किया था। लेकिन सच अक्सर सबसे साधारण चेहरों के पीछे ही छुपा होता है। पुलिस ये जानती थी कि शक करना तो एक बात है, लेकिन अदालत के सामने सच साबित करना एक बिल्कुल अलग लड़ाई है। तो अब शुरू हुई असली जांच। पुलिस ने एक एक करके केस की परतें खोलना शुरू कर दिया था। पुलिस के लिए पहला सबूत बना जीपीएस का डेटा। जीपीएस का डेटा असल में फ़ोन की लोकेशन का डेटा होता है, जो कि पुलिस के लिए एक अहम सबूत बनने वाला था। रॉबिन वेस्ट के लापता होने की जगह, जोएन ब्राउन के लापता होने की जगह और सारा बटलर के भी लापता होने की जगह, तीनों लोकेशन के आसपास खलील का फ़ोन मौजूद था। हर घटना के पीछे उसकी उपस्थिति दिखाई दे रही थी। अब कोई इंसान नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी ही खुद गवाह बन चुकी थी। दूसरा अहम सबूत बना खलील की सर्च हिस्ट्री, जिसका मतलब जो सवाल वो इंटरनेट पर बार बार ढूंढ रहा था वो भी एक अहम सबूत बन गए थे। खलील कुछ इस तरह की बातें इंटरनेट पर ढूंढ रहा था। किसी को बेहोश कैसे किया जा सकता है? कैसे किसी को बिना आवाज़ उठाए काबू में लिया जा सकता है? तेजी से और चुपचाप कैसे किसी को हानि पहुंचाई जा सकती है? ये सर्च हिस्ट्री किसी सामान्य जिज्ञासा जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि सोची समझी तैयारी का एक पैटर्न नजर आ रहा था। तीसरा अहम सबूत बना खलील की चैट की हिस्ट्री और उसकी सोशल मीडिया की बातचीत। सोशल मीडिया की बातचीत भी एक पैटर्न दिखा रही थी। उसमें लड़कियों को संपर्क करना, विश्वास जमाना, फिर मिलने का प्रस्ताव देना और आखिरी बातचीत के बाद एक लंबी सी खामोशी। खलील का हर कदम, हर एक मैसेज और हर एक लोकेशन का डेटा जैसे खुद एक कहानी लिख रहा था और ये कहानी अब पुलिस एक एक पन्ना करके साफ पढ़ रही थी। अब पुलिस के पास सिर्फ शक नहीं था, बल्कि पूरा सबूतों का मजबूत जाल बन गया था। अब फैसला अदालत के हाथों में था।
महीनों की खोजबीन और कई परिवारों की टूटी उम्मीदों के बाद अब वक्त था सारी दुनिया के सामने सच्चाई लाने का। अक्टूबर 2019 में न्यू जर्सी की अदालत पर सारी दुनिया की उम्मीदें और आशाएं टिकी हुई थी। अब शुरू हुई इस केस की सुनवाई। सुनवाई के आखिरी दिन कोर्ट में एकदम सन्नाटा सा था। सारी आंखें कोर्ट पर टिकी हुई थी। जज ने भी अपना फैसला सुनाने से पहले खलील को कुछ ये बात कही। उन्होंने कहा कि आपने जिन जिंदगियों को यूं ही खत्म कर दिया, उनको आपको कूड़े की तरह नहीं समझना चाहिए था। हर एक जान की बहुत अहमियत होती है और आपके अपराधों के लिए आपको माफ नहीं किया जा सकता। खलील व्हीलर वीवर को 160 साल की सजा हुई। उनको बिल्कुल पेरोल का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। आज के इस ऑनलाइन दौर में बहुत सी मुलाकातें वर्चुअल होने लगी हैं और बहुत सी दोस्ती ऑनलाइन शुरू होने लगी है। खासकर जब छोटे से लेके बड़े के पास आसानी से मोबाइल का एक्सेस अवेलेबल हो, तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, असलियत में भी वो वैसा ही हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।